गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग सभी मैसेज कर दें मुझे अपना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग प्रेरणा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैसेज कर देना सब लोग चैट पे। ओके, तो कल हम मेमोरी मैनेजमेंट पे डिस्कशन कर रहे थे, आपको याद होगा। कल के लेक्चर में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, कोई हैंड रेज कर सकता है यदि किसी को कंफ्यूजन है या फिर कहीं पे कोई चीज़ रिवाइज की तो। सर कुछ रिवाइज करवा दीजिए कल वाला। पूरा तो मैं मतलब कि पूरा रिवाइज नहीं, करता हूँ। हाँ लाइक मेन पॉइंट्स। हाँ, मेन पॉइंट्स का मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ कि कल बेसिकली हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया था कि जो कोई भी प्रोग्राम होता है उसको जब एग्जीक्यूट कराना होता है यानी प्रोसेस में कन्वर्ट होता है तो उसको मेन मेमोरी में लेके आना जरूरी होता है। और यहाँ पे जो मेमोरी मैनेजमेंट है ये बेसिकली मेन मेमोरी का ही मैनेजमेंट है, जो हमने जब ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट और उसकी सर्विसेज पढ़ी थी तो उसमें हमने एक कंपोनेंट डिस्कस किया था मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेजरली ये प्राइमरी मेमोरी को मैनेज करने के लिए ही ये कंपोनेंट यूज होता है। तो अच्छा, क्या मैनेज करना पड़ता है? कोई भी नई प्रोसेस आ रही है तो उसको कहाँ पे स्पेस मिलेगा, यदि ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे लोड होगा मेन मेमोरी में, और सपोज हमारी रैम बहुत ज़्यादा फुल है और कोई नई प्रोसेस हमें एग्जीक्यूट करानी है तो कौन सी प्रोसेस को हम हटाएंगे और उसकी जगह पे दूसरी प्रोसेस को कैसे ले आएंगे। तो ये सारा कुछ जो है बेसिकली मेन मेमोरी में एलोकेशन वगैरह ये सारी चीज़ें आपकी मेन मेमोरी, आपका मेमोरी मैनेजमेंट में आता है। इसके अलावा कैशे भी एक होती है, हमने डिस्कस किया था। कैशे जो है आपका रैम और आपके सीपीयू के बीच में होती है, और सीपीयू की जो स्मॉलेस्ट मेमोरी है जिसको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है उसे हम कहते हैं आपका रजिस्टर्स। तो रजिस्टर्स जो है वन सीपीयू ब्लॉक में आपका वो कर सकता है, जबकि मेन मेमोरी से यदि कोई भी डेटा एक्सेस करना होता है तो जनरली उसे मोर देन वन सीपीयू साइकिल्स लग जाती है। तो ये हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हमने मेमोरी प्रोटेक्शन डिस्कस किया था कि जब भी आपकी प्रोसेस लोड होती है तो दो बेसिक रजिस्टर्स होते हैं जो बताते हैं कि प्रोसेस कहाँ से कहाँ तक आपकी स्टोर हो सकती है, या फिर उसका प्रोसेस का जो मेमोरी स्पेस है यानी कौन से मेमोरीज को उस मेमोरीज में उसका कोड आपका आ सकता है। तो जैसे हमने दो रजिस्टर्स की बात की थी, बेस और लिमिट रजिस्टर्स की, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था कि बेस और लिमिट रजिस्टर ही, जब कोई भी प्रोसेस लोड होती है तो सीपीयू जनरली उस प्रोसेस के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ एड्रेसेस जनरेट करता है। जितने भी सीपीयू एड्रेसेस जनरेट कर सकता है उसके कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं उसका उस प्रोसेस का लॉजिकल एड्रेस स्पेस। और फिजिकल मेमोरी में वो जहाँ पे भी आपका स्टोर रहता है उसको हम कहते हैं आपका फिजिकल एड्रेस स्पेस, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था कि प्रोसेस, जब हम प्रोग्राम को प्रोसेस में कन्वर्ट करेंगे और प्रोसेस आपकी मेन मेमोरी में आएगी तो
मेन मेमोरी में वो कहाँ पे स्पेस, कौन सी जगह पे लोड होगी, क्या उसकी हर बार जब भी वो लोड होगी क्या उसकी जगह फिक्स होगी, या उसको हम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन मूव कर सकते हैं। तो फिर हमने डिस्कस किया था कि इसे कहते हैं एड्रेस बाइंडिंग, और तीन टाइप की एड्रेस बाइंडिंग होती है। एक होती कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम पे यदि एड्रेस बाइंडिंग हम कर देते हैं तो हर बार जब भी प्रोसेस लोड होगी तो उसकी लोकेशन मेन मेमोरी में फिक्स होगी। लोड टाइम मेन मेमोरी लोड टाइम एड्रेस बाइंडिंग ये कहता है कि आपकी जब भी प्रोसेस लोड होगी तब उसका एक एड्रेस डिसाइड होगा, पर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन वो उसी एड्रेस पे रहेगी, वो किसी और जगह हम उस प्रोसेस को मूव नहीं कर सकते। और तीसरी थी आपकी एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग, जिसमें प्रोसेस हर बार एक नई एड्रेस पे लोड हो सकती है और ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन भी उस प्रोसेस को हम मूव कर सकते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था कि आपका जब भी हम प्रोसेस को करते हैं, आपकी सोर्स प्रोग्राम से प्रोसेस कन्वर्जन का हमने स्टेप्स डिस्कस किए थे कि सोर्स प्रोग्राम सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है, फिर उसको जो है कंपाइलर या असेंबली उसके थ्रू, आपके असेंबलर के थ्रू हम उसको जो है ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं। फिर उस ऑब्जेक्ट कोड को अदर ऑब्जेक्ट मॉड्यूल से, इट माइट बी पॉसिबल कि आपका जो भी प्रोग्राम है वो किसी और मॉड्यूल से भी ऐड होता हो, तो उससे हम लिंकिंग करते हैं। यहाँ पे कई बार आपका, ठीक है, ये लिंकिंग होती है तो कई सारे और फंक्शंस दूसरी हो सकता है दूसरे प्रोग्राम से वो ले, फिर इनका लिंकिंग एडिटर होता है और फिर ये पूरा लोड होता है मॉड्यूल। और उसके बाद लोडर इसको लोड करता है। लोडर लोड करते समय ये भी देखता है कि उस प्रोग्राम को रन करने के लिए कोई सिस्टम लाइब्रेरी तो नहीं चाहिए, ठीक है। और फाइनली उसको वो आपका प्राइमरी मेमोरी में ले आता है, डायनेमिकली लोडेड सिस्टम लाइब्रेरी, ठीक है, इन मेमोरी बाइनरी मेमोरी इमेज। तो इस तरीके से प्रोसेस एग्जीक्यूशन होता है, मतलब डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। ये हमने डिस्कस किया था कि प्रोग्राम से प्रोसेस कन्वर्जन में कितना टाइम लगता है, ठीक है। उसके बाद आपका हमने डिस्कस किया था कि फिजिकल एड्रेस स्पेस क्या होता है। तो फिजिकल एड्रेस स्पेस बेसिकली एड्रेसेस सीन बाय द मेमोरी यूनिट। हमने कहा था कि जो आपका प्राइमरी मेमोरी होता है उसको मैनेज करने वाली एक यूनिट होती है जिसको मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट कहते हैं, जो बेसिकली एड्रेसेस जनरेट करके उससे उस एड्रेस से डेटा लेके आता है। और सीपीयू भी कुछ एड्रेसेस जनरेट करता है, इसको हम कहते हैं लॉजिकल एड्रेसेस। जनरली हर लॉजिकल एड्रेस की फिजिकल एड्रेस से मैपिंग होती है। कई कई जगह पे जहाँ पे जैसे कंपाइल टाइम बाइंडिंग होती है वहाँ पे लॉजिकल एड्रेस इक्विवेलेंट होता है फिजिकल एड्रेस का, ठीक है। इवन लोड टाइम एड्रेस मैपिंग में भी आपका सीपीयू सेम एड्रेस जनरेट करता है, पर कई बार ऐसा होता है कि एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग है तो सीपीयू एक रिलोकेटेबल एड्रेस जनरेट करता है जिसको हम फिर फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करने वाला काम जो है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का होता है, ये हमने कल डिस्कस किया था। तो सीपीयू जनरली, हमने एक एग्जांपल लिया था कि सीपीयू ने एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट में रिलोकेशन रजिस्टर से एक वैल्यू आती है, जैसे इसमें 14,000 आई, 14,346 आपको फिजिकल एड्रेस बना, फिर वो एड्रेस जो है मेन मेमोरी में गया, उस एड्रेस से फिर जो भी फैच करना है वो फैच हुआ, उसके बाद आपका एग्जीक्यूशन, ठीक है। इसी तरीके से हमने एक डिस्कस किया था डायनेमिक लोडिंग का। तो हमने ये डिस्कस किया था कि जब तक यदि हम ऐसा आपका वो रखते हैं, नेट चले तो नहीं गया, कनेक्टेड है ना अभी। हम्म, तो एक मिनट रुक जाना जरा, बैकअप। हम्म, तो हाँ, अभी चले गई क्या, मेरी आवाज आ रही है?
ओके, अब आ रही है मेरी आवाज? मुझे यस याद सर। नहीं। हाँ, somehow, चलो। आई एम नॉट श्योर कि पिछले जो वो थे वो सेव हुए होंगे कि नहीं होंगे। सभी लोग अपना मैसेज जरूर वो कर दें इस बार। सब लोग अपना नाम फिर से लिख दें, क्योंकि इट माइट बी पॉसिबल कि सेव ना हुए हो नाम। कई बार ऐसा होता है कि ये जब रीस्टार्ट होता है तो ये वो गायब कर देता है। चेक कर लेता हूँ। हाँ, इसने चैट सेव नहीं किया अभी। तो सब लोग अपना फिर से मैसेज कर देना, मैं इस बार सेव कर दूंगा सबका। सबके नाम हो गए टाइप? सबने नाम टाइप कर दिया अपने? सेव कर देता हूँ एक बार। अ, हम्म तो मेरी ख्याल से स्क्रीन विजिबल होगी। तो हम डिस्कस कर रहे थे आपका कि ऐसा कई बार होता है कि हम जब कोई प्रोसेस को लोड करते हैं तो हम पूरी की पूरी प्रोसेस ना लोड करके या पूरा का पूरा उसका कोड लोड ना करके उसका थोड़ा सा पार्ट हम लोड करते हैं। तो रीजन ये होता है कि इससे हमारा थोड़ा, एक तो लोडिंग में, जो प्रोसेस की लोडिंग में है जो टाइम लगता है वो थोड़ा सा कम टाइम लगता है, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट पार्ट है हम केवल उतना ही लोड करते हैं और जल्दी से हमारा प्रोसेस जो है रिस्पॉन्ड करने लगता है। दूसरा रीजन ये होता है कि हमारा मेन मेमोरी में जो स्पेस होता है वो बेस्ट यूटिलाइज होता है, यानी हमें जितना चाहिए हम उतना ही यूज कर रहे हैं। तो हमारी रैम जितनी फ्री रहेगी उतने ज़्यादा प्रोसेसेस को हम एक तो एकोमोडेट कर सकते हैं और उतना अच्छा हमारा रिस्पॉन्स होगा। तो ये रीज़न होता है आपका। तो इसके कारण हम डायनेमिक लोडिंग करते हैं। तो डायनेमिक लोडिंग में क्या करते हैं कि जब भी हम किसी प्रोसेस को आपका लोड करते हैं तो हम केवल उतना पार्ट प्रोसेस का लोड करते हैं जिसकी हमें इमीडिएटली ज़रूरत होती है, और बाकी पार्ट हम उसको तब लोड करते हैं जब उसकी जो है, जैसे जैसे हमारा जरूरत पड़ती रहेगी उस तरीके से हम लोड अनलोड करते रहते हैं बाकी, तो आपके बाकी पार्ट्स को। ठीक है, तो ये रहता है हमारा, और ये चीज़ें हम लोग करते रहते हैं। फिर इसके बाद जो है आपका डायनेमिक लिंकिंग का पार्ट हमने डिस्कस किया था। डायनेमिक लिंकिंग में मैंने आपको डिस्कस किया था कि ऐसा कई बार होता है कि प्रोसेस में सारे के सारे फंक्शन उस प्रोसेस के अंदर ही इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। कई सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं जो हमें सिस्टम प्रोग्राम्स के थ्रू मिलते हैं। जनरली ये सिस्टम प्रोग्राम्स या सिस्टम लाइब्रेरीज जो होती हैं ये कॉमन सेट ऑफ फंक्शंस होती हैं जो हर प्रोसेस यूज करती है। जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था कि जितनी भी ऐसी लाइब्रेरीज होती हैं ये जनरली .dll के फॉर्म में होती हैं। तो DLL का फुल फॉर्म ही आपका डायनेमिक लिंक्ड लाइब्रेरीज होता है। तो आपको जो भी इस टाइप की होता है, मैंने एक एग्जांपल लिया था आपको सिस्टम 32 DLL का, जो कि मेजर विंडोज की मेजर फंक्शनैलिटीज आपकी इनकैप्सुलेट करता है, और सिस्टम 32 यदि आप अपनी हटा दोगे तो आपकी आधी से ज़्यादा चीज़ें चलनी बंद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपकी हो रहती है। तो डायनेमिक लिंकिंग का उसी का होता है। तो लिंकिंग पोस्टपोन अंटिल एग्जीक्यूशन टाइम। तो आपको मैंने प्रोसेस एग्जीक्यूशन का एक फ्लो दिखाया था, वहाँ पे एक जगह पे लिंकिंग हो रही थी। तो यहाँ पे लिंकिंग जो है हम एग्जीक्यूशन टाइम तक
पोस्टपोन कर देते हैं, यानी लिंकिंग पहले नहीं करते हैं, लोड होने से पहले नहीं करते। ठीक है। स्मॉल यूज टू लोकेट द एप्रोप्रिएट। सर हाँ बोलो। मतलब DLL फाइल्स मतलब विंडोज पे देखी है मैंने ज़्यादातर, लाइनक्स पे या फिर किसी और हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं देखी, तो इसका क्या मतलब हुआ? DLL यहाँ पे ये जो आपकी शेयर्ड लाइब्रेरीज का कॉन्सेप्ट तो हर जगह ही होता है। ठीक है। इट माइट बी पॉसिबल कि लिनक्स में जो फाइल एक्सटेंशन, लिनक्स में क्या होता है कि लिनक्स में फाइल्स जो होती हैं वो एक्सटेंशन से नहीं रिकॉग्नाइज होती, तो शेयर्ड लाइब्रेरीज वहाँ पे भी होती हैं, पर इट माइट बी पॉसिबल कि उनका एक्सटेंशन या तो डिफरेंट हो। ठीक है। अच्छा। और ये अलग हो सकता है, पर वहाँ पे भी जरूर शेयर्ड लाइब्रेरीज का कॉन्सेप्ट जरूर होगा, क्योंकि हम कभी भी प्रोसेस को पूरा का पूरा सारा का सारा कोड एक ही प्रोसेस में नहीं डालते। ठीक है। तो कुछ कॉमन लाइब्रेरीज होती हैं। आपकी जो बिन फोल्डर है, ठीक है, आपका लिनक्स या यूनिक्स का बिन फोल्डर जो आपका होता है, उसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज ऐसी होती हैं जिनको बाकी सारी चीजें यूज करते हैं। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है वहाँ पे। The small piece of code used to locate the appropriate memory resident library routine। तो बेसिकली स्टब यूज होता है जहाँ पे आपका कोड पूरा का पूरा नहीं रखना, वहाँ पे स्टब यूज होता है। जब भी उस स्टब को कॉल किया जाता है तो स्टब रिप्लेस हो जाता है पूरा का पूरा रूटीन से। ठीक है। तो वहाँ पे लिंकिंग जब भी आपको जरूरत होगी उसी समय पे लिंकिंग होगा। तो इससे क्या होगा कि आपका प्रोसेस एक तो बहुत ज्यादा हैवी नहीं होगा आपको जब जरूरत पड़ी उसी टाइम पे, एग्जीक्यूशन टाइम पे आप लिंकिंग कर सकते हो। तो ये फायदा रहता है इसका। ठीक है। सिस्टम आल्सो नोन एज शेयर्ड लाइब्रेरीज। और दूसरा, ये लाइब्रेरी शेयर्ड हो सकती है, मतलब मल्टीपल प्रोसेसेस आपकी उसको यूज कर सकती हैं। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट स्वैपिंग का। स्वैपिंग में हमने डिस्कस किया था कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आपका जो मेन मेमोरी है वो फुल हो गई हो, और हमें जो है एक हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस को आपका एग्जीक्यूट कराना है, लेकिन हमारे पास मेन मेमोरी में जगह नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसका टेम्परेरी सॉल्यूशन ये होता है कि हम एक एग्जिस्टिंग लो प्रायोरिटी की प्रोसेस को स्वैप आउट करते हैं, और फिर हम जो हमारी हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस है इसको स्वैपिंग कहते हैं। अच्छा, स्वैप आउट प्रोसेस के दो स्टेप होते हैं, एक तो रोल आउट और रोल इन। यानी स्वैप आउट करते समय उसको हम रोल आउट करते हैं और फिर उसको रोल इन करते हैं। जब भी हमारे पास मेन मेमोरी में जगह होगी तो उसको हम आपका रोल इन करेंगे। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका स्वैपिंग होता है। ये काफी जगह पे फ्रीक्वेंटली यूज होता है। ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे बैकिंग स्टोर या सेकेंडरी स्टोरेज कह सकते हैं, हार्ड डिस्क हो सकती है हमारी, और ये हमारी प्राइमरी मेमोरी है। तो आपकी P1 जो है हम स्वैप आउट कर रहे हैं और P2 को स्वैप इन कर रहे हैं इस प्रोसेस को स्वैपिंग कहते हैं। स्वैपिंग पे भी कई बार आपका शॉर्ट नोट आते हैं, तो इस पे स्वैपिंग को भी आप जो है शॉर्ट नोट के लिए लिख सकते हैं। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अब जो है नेक्स्ट हमारा आपका हमने डिस्कस किया था मेमोरी एलोकेशन। तो बेसिकली मेमोरी एलोकेशन के लिए कि यदि कोई नई प्रोसेस लोड हो रही है तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को डिसाइड करना पड़ेगा कि कहाँ पे उसको स्टोरेज देना है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि एलोकेशन पॉलिसीज होती हैं। दो एलोकेशन पॉलिसीज हैं, एक है आपकी कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, दूसरी है आपकी नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। अब कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन क्या कहता है कि प्रोसेस को जब भी हम प्राइमरी मेमोरी में लेके आएंगे उसको एक ही चंक ऑफ मेमोरीज में रखेंगे, यानी उसके जो एड्रेसेस होंगे वो सारे के सारे कंटिन्यूअस होंगे। ठीक है। तो उसको हम कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन कहते हैं, यानी प्रोसेस को कभी भी हम दो पार्ट में, या प्रोसेस का जो एड्रेस स्पेस है उसको हम दो पार्ट में नहीं डिवाइड करेंगे। हमेशा जहां भी प्रोसेस स्टोर होगी वो पूरी की पूरी प्रोसेस होगी, उसको पार्ट्स में नहीं डिवाइड करेंगे। तो इसको हम कहते हैं कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है। तो इसमें कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। बेस और लिमिट रजिस्टर्स रहते हैं इसमें। तो बेस रजिस्टर आपका बताता है कि उसकी लो लिमिट क्या है, मतलब कहाँ से एड्रेस स्टार्ट हो रहा है, और बेस प्लस लिमिट रजिस्टर उसकी अपर लिमिट बताता है। ठीक है। तो जब भी सीपीयू एड्रेस, सीपीयू में अभी पर्टिकुलर जो प्रोसेस रन हो रही है उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग सीपीयू एड्रेस जनरेट करता है। तो सीपीयू कोई भी इंस्ट्रक्शन
जैसे एडिशन का इंस्ट्रक्शन है या कुछ भी है, तो सीपीयू का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सीपीयू का पीसी यानी प्रोग्राम काउंट, आपका पीसी रजिस्टर सेट होता है उस एड्रेस के लिए। उस एड्रेस को, जो भी एड्रेस पीसी पे होता है, उसको, उस एड्रेस को लेके आपका मेन मेमोरी में सीपीयू जाता है, और उस मेन मेमोरी से एड्रेस को, से एड्रेस पे जो भी आपका बेसिकली वर्ड होता है उसको फैच करके लाता है। फिर चेक करता है कि वो वर्ड क्या इंस्ट्रक्शन है या डेटा है। फिर इंस्ट्रक्शन होता है तो उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में वो करता है। तो ये यहाँ से पे फिर से वो सारी चीजें आ जाएंगी जो आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में होता है। तो मेरे ख्याल से कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा बहुत आपको आइडिया दिया होगा कि आपका एग्जीक्यूशन कैसे होता है आपका कोई भी प्रोग्राम। यदि नहीं दिया है तो इसको थोड़ा समझना, क्योंकि सीपीयू का एक बेसिक इंस्ट्रक्शन आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से उसके रजिस्टर्स होते हैं और कौन कौन से रजिस्टर का क्या क्या यूज होता है, और किस तरीके से यदि हमें एक इंस्ट्रक्शन यानी एक प्रोग्राम को यदि को आपको एग्जीक्यूट कर रहा होता है सीपीयू, तो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, किस तरीके से आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर यूज होता है, किस तरीके से बफर यूज होता है। तो अल्टीमेटली स्टार्टिंग कहाँ से होती है आपकी? स्टार्टिंग वहीं से होती है कि एक एड्रेस जनरेट होता है, और एड्रेस जनरेट करते समय, एड्रेस जब जनरेट होता है तो उस एड्रेस को पहले चेक किया जाता है कि वो एक वैलिड एड्रेस है कि नहीं है। वो वैलिड एड्रेस तभी होगा कि जब जो प्रोसेस का कोड एग्जीक्यूट हो रहा है उस प्रोसेस का ही बेस और लिमिट रजिस्टर सेट हो रखा है। तो उस प्रोसेस ने जो एड्रेस जनरेट किया वो एक वैलिड एड्रेस है कि नहीं है, वो तभी वैलिड एड्रेस होगा जब वो बेस और बेस प्लस लिमिट रजिस्टर के बीच में होगा वो एड्रेस। यदि उसके बीच में नहीं है तो वो इनवैलिड जो है आपका एक एड्रेसिंग एरर जनरेट करेगा। ठीक है। यदि वो सब सही है तो वो फिर मेमोरी पे जाएगा और मेमोरी से वो वर्ड को फैच करके लाएगा। ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट बताया था। कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में कुछ इस तरीके का एलोकेशन होता है जहाँ पे प्रोसेस एक ही जगह पे है पूरी की पूरी। ठीक है, प्रोसेस 5 यहाँ पे है, प्रोसेस 8 यहाँ पे है, प्रोसेस 2 यहाँ पे है। इस तरीके से जब पूरी भरी हुई है तो प्रोसेस 8 खाली हुई तो एक होल जनरेट हुआ, इस होल को फिर हमने एलोकेट किया। तो इस तरीके से आपका कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में लोकेशन होता है। फिर हमने डिस्कस किया था कि यदि आपके पास होल अवेलेबल है और कोई नई प्रोसेस आ रही है तो हम अ, कौन से, या फिर मल्टीपल होल्स आपके पास है तो कौन से होल को हम उस प्रोसेस को एलोकेट करेंगे, ये डिपेंड करता है आपकी एलोकेशन पॉलिसी पे। तो 3 एलोकेशन पॉलिसी होती है, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट। इनके बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको आइडिया दिया था पिछली बार। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने डिस्कस किया था कि जब भी आपका इस तरीके से आपका एलोकेशन होता है कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, तो वहाँ पे फ्रेगमेंटेशन आता है। तो जनरली जो आपका ये कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन है ये सफर करता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि आपके पास मल्टीपल होल्स हैं और वो होल मिला के इतना स्पेस तो जनरेट कर सकते हैं कि कोई प्रोसेस आपकी लोड हो सके। पर प्रोसेस क्योंकि हम तोड़ नहीं सकते और होल्स जो हैं स्कैटर्ड हैं, अलग अलग जगह पे हैं, इसलिए हम प्रोसेस को लोड नहीं कर पाते। तो इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। मतलब कि हमारे पास जगह होने के बाद, प्राइमरी मेमोरी में जगह होने के बाद भी हम प्रोसेस को लोड नहीं कर पा रहे। ठीक है। अब एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का एक सॉल्यूशन है जिसको हम कहते हैं कॉम्पैक्शन। ठीक है, तो ये कुछ उसी तरीके से काम करता है जैसे डिफ्रेगमेंटेशन हमारा हार्ड डिस्क के लिए काम करता है। तो कॉम्पैक्शन में हम जनरली क्या करते हैं कि एक प्रोसेस को शिफ्ट करते हैं, मतलब मल्टीपल प्रोसेसेस, एक प्रोसेस को नहीं मल्टीपल प्रोसेसेस को शिफ्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने कल आपको बताया था कि यदि मान लो यहाँ पे भी एक होल है, अभी तो ये सिंगल होल दिख रहा है, मान लो प्रोसेस 5 भी चली जाती है तो हमारे पास 2 होल हो जाएंगे, एक यहाँ पे होल हो जाएगा, एक यहाँ पे होल हो जाएगा। तो हमारा कॉम्पैक्शन का पर्पस ये होता है कि इन दोनों होल को मिला के एक बड़ा होल बना सके। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम कि इनकी जो बीच की प्रोसेसेस हैं या तो इधर की तरफ शिफ्ट कर दें। ठीक है, तो सब बेटर यही होगा कि इनको इधर की तरफ शिफ्ट कर दें और इस होल को इधर शिफ्ट कर दें, या फिर इस होल को किसी तरीके से इधर शिफ्ट करें। तो वो तभी हो पाएगा जब हम प्रोसेस को इधर से उधर मूव करेंगे। और ये प्रोसेस कब मूव हो सकती है? जब वो आपकी आपकी एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग पे हो, तभी हम कॉम्पैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है, उसका सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो आपसे कई बार एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन पे भी आपका शॉर्ट नोट बनता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन पे शॉर्ट नोट बनेगा, आपका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन पे भी शॉर्ट नोट बनेगा। ठीक है, तो शॉर्ट नोट
इससे काफ़ी सारे शॉर्ट नोट्स आपके बनते हैं, इसमें आगे चल के आपके न्यूमेरिकल भी बनते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन पे बनेगा एंड कॉम्पैक्शन पे बनेगा। ठीक है, तो व्हाट इज कॉम्पैक्शन और क्यों हम करते हैं, इस पे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं, ये तो कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन की बात थी। अभी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, वैसे मैंने आपको कल बताया था, बेसिकली क्या है कि आपका एक होल, जनरली हम जब कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन करते हैं तो हम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो वहाँ पे इनहेरेंटली तो नहीं होता, तो वो नहीं करते। पर मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ। ये क्या होता है आपका कि यदि आपके पास सपोज होल है आपका, सपोज 20 बाइट का आपका होल है, 20 बाइट्स का आपका होल है, और आपकी जो प्रोसेस है वो 18 बाइट, तो 2 बाइट का आप नया होल यदि नहीं क्रिएट करना चाहते, तो आप कई बार ऐसा करते हो कि 18 बाइट का जो प्रोसेस होती है उसको 20 बाइट के स्पेस में दे देते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि 2 बाइट आपका अनयूज्ड रहा। ठीक है, इसको इसलिए किया जाता है कि होल मेंटेनेंस भी एक बड़ा ओवरहेड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तो कई जगह कई बार ऐसा कर दिया जाता है। तो जब भी आपको प्रोसेस की जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा आप उसको स्पेस दे दोगे, तो इसको हम कहते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन मतलब कुछ मेमोरी ऐसी है जो आपके पास है पर वो आप वेस्ट कर रहे हैं। अब इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका, ना आप इसके लिए कॉम्पैक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम है। बेसिकली आपका कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन एक बहुत बड़ा पार्ट है, और कई बार इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी आपका होता है। अब हम आते हैं नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन पे। तो नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, बेसिकली नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन क्या होता है आपका, नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, ठीक है, नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन दो, एक मिनट, हाँ, तो नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन बेसिकली आपका वो एलोकेशन है जहाँ पे आप नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में आप प्रोसेस को एक जगह पे, प्रोसेस की ये रेस्ट्रिक्शन खत्म कर देते हो कि प्रोसेस जब भी आपकी लोड होगी वो हमेशा एक ही जगह पे लोड हो, एक ही चंक ऑफ मेमोरी में लोड होगी। इस उसको इस कंडीशन को हम जो है, इस कंडीशन को हम खत्म कर देते हैं। ठीक है, नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी का लोकेशन में तो हम क्या कर सकते हैं कि प्रोसेस को तोड़ सकते हैं। अब एडिशनल बेनिफिट ये हो गया कि हम प्रोसेस को तोड़ सकते हैं, यानी प्रोसेस को 2 पार्ट में या 3 पार्ट में अलग अलग जगह पे स्टोर कर सकते हैं। तो इससे आप भी जो हमें उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, जो हमें कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम आ रही थी, वो आपकी हट गई। ठीक है, वो कैसे हट गई कि हमें बेसिकली अब उस समय प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास स्पेस था लेकिन मल्टीपल जगह पे था, एक जगह पे नहीं था, इसके कारण हम प्रोसेस को लोड नहीं कर पा रहे थे, तो हमें कॉम्पैक्शन करना पड़ता था। और कॉम्पैक्शन हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, कॉम्पैक्शन तभी पॉसिबल है जब वो प्रोसेसेस आपकी एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग पे हो। अब नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन से ये फायदा हो जाएगा कि हम प्रोसेस को जब तोड़ सकते हैं तो हम अलग अलग जगह पे उसके पार्ट रखते हैं, जहां जहां पे होल है वहां पे हम पार्ट रख सकते हैं। अब नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में अब हम प्रोसेस कोई वो तो है नहीं, बेसिकली आटा गेहूं चीनी की हमने 2 पार्ट किए और आधा किलो एक जगह रख दिया, आधा किलो एक जगह रख दिया। प्रोसेस का बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है और उसका सेट ऑफ कोड्स होता है। यदि हम रैंडमली ऐसे तोड़ देंगे बिना किसी उसके, तो हम एक्चुअली प्रोसेस का जो मीनिंग होगा वो हम रिट्रीव ही नहीं कर पाएंगे। तो प्रोसेस को भी यदि हम बाई पार्ट्स करना है, यानी उसको हमें तोड़ना है तो किसी लॉजिक पे तोड़ना होगा। अब नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी में जनरली 2 मेन स्कीम्स आती हैं, बाकी जो स्कीम्स होती हैं इन्हीं के आपकी, इन्हीं का जो है, इन्हीं का वेरिएंट है। तो 2 मेन चीजें आती हैं जिनको हम कहते हैं
नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन का बेस। एक है आपका पेजिंग एंड सेकंड है आपका सेगमेंटेशन। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट हैं आपके, पेजिंग एंड सेकंड इज सेगमेंटेशन। ठीक है, अब नाउ व्हाट इज पेजिंग? ठीक है, पेजिंग क्या है सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो पेजिंग में बेसिकली पहले हम थोड़ा सा मेमोरी स्ट्रक्चर समझते हैं। लॉजिकल एड्रेस ऑफ ए प्रोसेस कैन बी नॉन कंटिन्यूअस प्रोसेस, कैन बी नॉन कंटिन्यूअस। ठीक है, पेजिंग में नॉन कंटिन्यूअस हो सकता है लॉजिकल एड्रेस स्पेस। लॉजिकल एड्रेस स्पेस मतलब कि जो लॉजिकल एड्रेसेस का कलेक्शन है, यानी एक प्रोसेस को जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो सीपीयू जो लॉजिकल एड्रेसेस जनरेट करता है उन सब के सेट को, उन सब के कलेक्शन को हम कहते हैं उसका लॉजिकल एड्रेस स्पेस। तो कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस लॉजिकल एड्रेस स्पेस का मतलब क्या है कि एक एड्रेस आपका 1024 है तो 1026 होगा, 1028 होगा, इस तरीके से कंटिन्यूअसली, यानी दो का गैप है तो कंटिन्यूअस एड्रेसेस होंगे, या फिर 24 होगा, 25 होगा, 26 होगा, ऐसे करके आपका 50 तक जाए, तो ये इसे हम कहेंगे कंटिन्यूअस। ठीक है, और नॉन कंटिन्यूअस का मतलब इट माइट बी पॉसिबल कि आपका एक पार्ट जो है प्रोसेस का 10 से लेके 25 तक है और दूसरा 50 से लेके 75 तक है। इसका मतलब आपका 25 से लेके 50 तक कोई और प्रोसेसेस है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये नॉन कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो ये पेजिंग में अलाउड है कि हमने नॉन कंटिन्यूअस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी समझ लिया था पहले। डिवाइड, अच्छा इसमें क्या करते हैं हम, पेजिंग के कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं? पेजिंग बेसिकली आपका बुक के कॉन्सेप्ट से आई है। बुक्स आपने देखी है कि हर बुक जो है पेजेस में बटी होती है। ठीक है, अब पेजेस का क्या कॉन्सेप्ट होता है बुक्स का? कभी भी पेज जनरली ये वो नहीं करता कि हाँ एक पेज में एक पूरा चैप्टर आ जाएगा, ये हमारा वो नहीं होता है। तो पेज का एक फिक्स साइज होता है, फिक्स नंबर ऑफ लाइंस होती हैं, फिक्स नंबर ऑफ वर्ड्स होती हैं। तो इस तरीके से हम बुक को बांटते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि एक पेज में कुछ फिक्स कंटेंट ही आएगा, तो इसी कॉन्सेप्ट पे आपका बेसिकली प्रोसेस बनी हुई है। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें दो डिवीजन करेंगे। एक तो पार्ट है कि हमारा जो फिजिकल मेमोरी है, जिस जैसे हमारी रैम है, ठीक है, या सेकेंडरी स्टोरेज को भी हम कई बार कहते हैं। तो हमारा प्राइमरी पर्पज अभी रैम से है, यानी आपका मेन मेमोरी से है। तो हम फिजिकल मेमोरी को एक फिक्स साइज के ब्लॉक्स में बांटते हैं। ठीक है, फिक्स साइज के ब्लॉक्स में मतलब हमने एक लॉजिकल पार्टीशनिंग, लॉजिकल डिवीजन कर दिया है कि हम जो हमारी रैम है वो फ्रेम्स में बटी हुई है। अच्छा, जो फ्रेम है उसका एक फिक्स साइज होगा। ठीक है, जो जनरली साइज ऑफ पावर ऑफ 2 होगा। ठीक है, बिटवीन 512 बाइट टू आपका 8192 बाइट्स का फ्रेम हो सकता है। अच्छा, ये 2 रेज टू दी पावर में क्यों है? रीजन ये है कि हर चीज बाइनरी में चल रही है। ठीक है, तो हमें यदि फ्रेम्स में बांटना है तो फ्रेम्स का एड्रेस भी बनाना होगा। तो अल्टीमेटली जब भी हम डिवीजन करते हैं वहां पे या जब पार्टीशनिंग करते हैं तो हमेशा हमारा 2 के मल्टीपल में होता है। ठीक है, तो आपका पेज साइज जनरली 512 बाइट से आपका 8192 बाइट होता है। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि जनरली जो कंप्यूटर में स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल यूनिट है वो है बाइट। ठीक है, एक बाइट आपका कितने बिट से बनी होती है? 8 बिट से। ठीक है ना? ओके, तो 8 बिट से आपकी जनरली बाइट्स बनी रहती हैं। ओके, तो हमारा अब बाइट को हम क्यों कहते हैं एड्रेसेबल? क्योंकि एक बाइट से एटलीस्ट हम एक कैरेक्टर आपका वो कर सकते हैं, एक कैरेक्टर आपका लिख सकते हैं। एसकाई कोड में आपको पता है कि आप जो है एक बाइट से आपका नंबर भी रिप्रेजेंट होता है, कई बार कैरेक्टर भी रिप्रेजेंट होता है, इसलिए स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल यूनिट हम ये कहते हैं। ओके, अच्छा, हाँ, हम ओके, हमने फिजिकल मेमोरी को फ्रेम्स में बांट दिया।
और लॉजिकल मेमोरी को हमने ब्लॉक्स में बांटा। अब लॉजिकल मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक सीपीयू जितने भी बेसिकली आपका जितने भी एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते समय जो भी एड्रेसेस जनरेट करेगा, ठीक है, जनरली आपका हाँ, आपका जो एड्रेस जनरेट होगा सीपीयू से, वो कलेक्टिवली बनाएगा आपका लॉजिकल एड्रेस स्पेस। तो हम लॉजिकल एड्रेस स्पेस यानी जो प्रोसेस आइडियली जहाँ पे वो है, उसको भी प्रोसेस के जो लॉजिकल एड्रेसेस हैं उनको भी हम फिक्स साइज के उसमें ब्लॉक्स में बांटते हैं जिनको हम कहते हैं पेजेस। तो जनरली यदि हमारा फ्रेम 512 बाइट का होगा तो हमारा पेज का साइज भी 512 बाइट का होगा। तो फ्रेम हम इस तरीके से बना रहे हैं कि ये जो पेजेस हैं एक पेज एक फ्रेम में फिट हो जाए। तो कॉन्सेप्ट ये है, यानी हमने जिसको स्टोर करना है उसको भी छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांट दिया और जहाँ पे स्टोर करना है उसको भी छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांट दिया। अब हम जितने भी ट्रैक्स होते हैं, जितने भी फ्री फ्रेम्स हैं उनका ट्रैक रखेंगे, ठीक है। To run a program of size n pages, need to find n free frames and load program. तो अब आपका क्या कॉन्सेप्ट है कि आपको यदि कोई प्रोग्राम n जिसका साइज जो है n पेजेस के बराबर है, यदि हमें उसे लोड करना है तो हमें प्राइमरी मेमोरी में देखना पड़ेगा कि क्या हमारे पास n फ्रेम्स हैं जो खाली हैं जहाँ पे हम उनको लोड कर सकें, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट रहता है। सेट अप ए पेज टेबल टू ट्रांसलेट लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेस। हमें एक पेज टेबल बनानी होगी जहाँ पे हम वो करेंगे, जहाँ पे हम मैपिंग करेंगे कि जो हमारा पेजेस हैं, जो हमारे प्रोसेस के पेजेस हैं, उन पेजेस का एक्चुअल फिजिकल एड्रेस क्या है, मतलब प्रोसेस के फिजिकल। अच्छा, मेरा ये वो बंद होने वाला है, मीटिंग बंद होने वाली है, मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ, सभी लोग ज्वाइन कर लें।